हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं टाटा कंज्यूमर शेयर के बारे में बात करूंगा और उसके पूरे फंडामेंटल्स को आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो इसके लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो हमारी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैं होप करता हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो सबसे पहले टाटा कंज्यूमर कंपनी क्या काम करती है हम ये जानेंगे। तो देखिए, टाटा कंज्यूमर कंपनी का काम है कि वो एक बेवरेज कंपनी है। बेवरेज यानी कि जैसे कि एक तरीके से सॉलिड प्रोडक्ट बेचते हैं, मतलब जो पीने के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, पानी, चाय, कॉफ़ी, वो बेचते हैं। तो देखिए, कंपनी चाय और कॉफ़ी को तो कंपनी क्या कहते हैं कि प्रोड्यूस भी करती है, मतलब उसका प्रोडक्शन भी करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, इंडियन मार्केट में भी करती है और आउट ऑफ इंडिया में भी करती है। और वाटर को भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक बेवरेजेस कंपनी है और इसका टी कॉफ़ी का ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और वाटर को ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। टी कॉफ़ी को भी डिस्ट्रीब्यूट करती है लेकिन उसको मैन्युफैक्चर भी करती है। अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं। अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो ये कंपनी लगभग 48,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो कंपनी की मार्केट कैप तो खासी ज़्यादा है और एक तरीके से ये लार्ज कैप कंपनी भी है। अब अगर मैं कंपनी के पी रेशियो की बात करूं तो कंपनी का पी रेशियो खासा महंगा है, ये आपको नजर आ रहा है। देखिए, कंपनी का पी रेशियो बता रहा है 79 का कंपनी का पी रेशियो है, जबकि आप इंडस्ट्री का पी देखोगे वो सिर्फ 56 का ही निकल कर आता है। तो देखा जाए तो ये इंडस्ट्री के मुकाबले 50% आपको महंगा मिल रहा है। तो ये यहाँ पर आपको इंडिकेशन है कि शेयर अभी खासा महंगा हो गया उसके वैल्यूएशन के मुकाबले। लेकिन अगर मैं कंपनी के बुक वैल्यू की बात करूं तो देखिए, कंपनी की बुक वैल्यू अच्छी है। 117 रुपये की कंपनी की बुक वैल्यू है और अगर मैं इसका प्राइस टू बुक रेशियो निकालूं तो वो निकल कर आता है लगभग 4.52 निकल कर आता है। तो देखिए, दोनों तरफ से ऐसा तो लग रहा है कि कंपनी का जो शेयर है वो थोड़ा सा महंगा जरूर है। यहाँ पर एक थोड़ी सी गिरावट जरूर होनी चाहिए इस शेयर के अंदर। लेकिन अगर मैं कंपनी के डिविडेंड की बात करूं तो कंपनी डिविडेंड भी इतना बढ़िया नहीं देती है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड अभी निकल कर आता है 0.51%। तो देखिए, 0.51% खासा कम होता है अगर डिविडेंड के बेसिस पे माना जाए तो देखिए, ये कंपनी है वो ग्रोथ कंपनी है। ये मतलब जितना भी ये कमाते तो उसको वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब डिविडेंड नहीं देते हैं। अब अगर मैं आज कंपनी के डिलीवरेबल्स की बात करूं तो देखिए, 50% की डिलीवरी आज इस शेयर में आपको देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी के डिलीवरेबल 50.79%। तो ये एक बढ़िया बात है, क्योंकि अगर 50% की डिलीवरी अगर किसी शेयर के अंदर एक दिन में देखने को मिलती है तो ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे लोग इसमें ये सोच के निवेश कर रहे हैं कि ये शेयर अभी शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में खासे अच्छे रिटर्न दे सकता है। अब ये देखिए, कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन का चार्ट है। कंपनी की टॉप लाइन होती है जो कंपनी के रेवेन्यूज होते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉप लाइन। और अगर मैं कंपनी की बॉटम लाइन की बात करूं तो वो होता है कंपनी कितना एट दी एंड मुनाफा कमा रही है। तो देखिए, आप 2017 से लेके कंपनी के 2020 तक की अगर मैं बात करूं, मार्च 2020 तक की, तो आप देखिए कंपनी का जो टॉप लाइन वाला चार्ट है वो हर साल बढ़ रहा है। वो ये इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी का पिछले 4 सालों से कंपनी का धंधा बढ़ रहा है और कंपनी के धंधे में कोई भी दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो कंपनी का जो अभी इस समय का चार्ट देखोगे आप बॉटम लाइन वाला, तो वो 2018 के मुकाबले कम निकल कर आया है। लेकिन अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो मेरे ख्याल से कोविड के चलते कंपनी के थोड़े एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए होंगे, उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट एट दी एंड कम हुआ है। ये तो मैं आपको आगे एक्चुअल फिगर से समझाऊंगा ही। तब हम आगे चल के कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं।
तो देखिए कंपनी के अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो जैसा कि कल मेरे को टाटा स्टील में नजर आ रहा था कि शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना बढ़िया नहीं था, तो वैसे यहाँ पर भी शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना बढ़िया मेरे को नजर नहीं आ रहा है। देखिए 34.69% ही प्रमोटर होल्डिंग है। अब प्रमोटर होल्डिंग मतलब जो कंपनी के मेन ओनर्स होते हैं उनकी होल्डिंग, तो उनकी होल्डिंग सिर्फ 35% के लगभग है। उसमें से 0.94% के शेयर्स को प्लेज किया हुआ है, तो मतलब ये एक बुरी बात है क्योंकि 0.94% मतलब 400 करोड़ के लगभग के शेयर को प्लेज किया गया है। अब अगर कंपनी को शेयर प्लेज करने पड़ रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही है, क्योंकि अधिकतर कंपनी अपने शेयर को प्लेज करके ही अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। अब अगर मैं कंपनी के म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करूं तो यहाँ पे लगभग 12% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास पड़ी हुई है। डीआईआई के पास भी मोटा मोटा 17-18% की होल्डिंग पड़ी हुई है और एफआईआई के पास भी यहाँ पे 21% का होल्डिंग उनके पास पड़ा हुआ है। और अगर मैं अदर पार्टीज की बात करूं जिसमें आप और मेरे जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं, तो उनके पास इसके अंदर 25% की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो अगर देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इसमें खासी ज़्यादा है। और अगर अधिकतर आप देखोगे कि जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग खासी ज़्यादा होती है वो शेयर फ्यूचर में इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब ये देखिए अगर मैं अब कंपनी की टॉप लाइन के एक्चुअल फिगर्स से आपको समझाता हूँ। देखिए पिछले 3 सालों से लगातार कंपनी की टॉप लाइन जो कि कंपनी की टोटल इनकम होती है, जिसको आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो, देखिए हर साल बढ़ रहा है और हर साल देखिए आप हर साल एक अच्छे खासे ग्रोथ नजर आ रहा है। और अगर मैं इसको पिछले साल से कंपेयर करूं तो यहाँ पर तो 20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी के इनकम में आपको देखने को मिला है। लेकिन उसके बाद आप नीचे देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि कोविड के चलते कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े होंगे, तो यहाँ पर वही नजर आ रहा है क्योंकि पिछले साल कंपनी के सिर्फ 6,721 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस था, जबकि इस बार वो हो गया 8,861 करोड़। तो देखिए इसके अंदर आपको 2,000 करोड़ की लगभग बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इसी के चलते कंपनी का जो मुनाफा है वो इतना नहीं बढ़ा है एज कम्पेयर टू मैं मार्च 2018 की बात करूं तो देखिए मार्च 2018 में कंपनी ने 567 करोड़ का मुनाफा कमाया, अभी यहाँ पे कंपनी ने सिर्फ 535 करोड़ का ही मुनाफा कमाया है। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोविड के चलते हर कंपनी के एक्सपेंसेस में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए अगर मैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर गिरेगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो जब कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट होती है तो कंपनी के अर्निंग पर शेयर में भी आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो इसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक बढ़िया फैक्टर है, वो ये है कि अगर आप कंपनी की बुक वैल्यू को देखोगे पिछले 3 साल से, तो कंपनी की बुक वैल्यू यहाँ पर हर साल बढ़ रही है और यही एक फैक्टर है जो कि शेयर को बहुत बढ़िया बनाता है। देखिए 127 रुपये इसकी बुक वैल्यू थी 2018 में, फिर हो गई 132 और फिर हो गई 161। तो देखिए अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज बात करूं 2019 से, तो 25% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी की बुक वैल्यू में देखने को मिला है। तो देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट भले ही ऑल्दो गिरा है, लेकिन अगर कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ रही है तो इसमें एक अच्छी बात है। और अगर ये हर साल बढ़ती रहती है तो आपके जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके लिए भी बढ़िया बात होगी ये। अब ये देखिए अगर मैं कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए पिछले साल के मुकाबले बढ़िया परफॉर्मेंस नजर आया, लगभग 1.5% की बढ़ोतरी आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में देखने को मिली है। वैसे ऑल्दो 18 से 19 में गिरा था, लेकिन हमको उसका इतना मेन मायने नहीं रखता, हमको जो मायने रखता है वो रखता है 19 से 20 में कंपनी ने कितना बढ़िया परफॉर्म किया। अब अगर कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर भी आपको लगभग आधे % की बढ़ोतरी यहाँ पर भी आपको देखने को मिली है।
लेकिन एट दी एंड वो आपको पता है कि कंपनी के एक्सपेंसेस में आपको गिरावट मतलब ज़्यादा हो गए कंपनी के एक्सपेंसेस, तो उसी के चलते जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिली है। लगभग 1% की गिरावट पिछले साल के मुकाबले हुई है, और उससे पिछले साल की मैं बात करूं तो उस समय भी 2% की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन इसका रीजन हमको पता है कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है, इसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में गिरावट हुई है। लेकिन मेन बात यह है कि अगर कंपनी के सेल्स में हर साल आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो वो एक बता रहा है कि आपको कंपनी के धंधे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस कभी एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए तो उसकी वजह से अगर नेट प्रॉफिट कम आ जाए तो वो एक दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कंपनी की सेल्स ही कम हो तो उसके बाद अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट कम आ रहा है तो कंपनी के लिए दिक्कतें बनी हुई हैं। अब ये देखिए, जैसे कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो गिरा है, तो वैसे ही यहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिली है। पिछले 3 साल से लगातार रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज गिर रहा है। लेकिन अगर कंपनी के एक्सपेंसेस को अगर निकाल दिया जाए तो कंपनी एक अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है। कंपनी के सेल्स में मेरे को कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। तो देखिए, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी फैक्टर एक तरीके से थोड़ा नेगेटिव जरूर है, लेकिन हमको ये बात पता है कि ये क्यों नेगेटिव है। अब अगर मैं कंपनी के आरओसी परसेंटेज की बात करूं तो जैसे कि अगर आरओई में गिरावट हुई है तो सीधी सी बात है कि कंपनी के आरओसी में भी गिरावट होगी। तो देखिए, लेकिन इसको भी मैं एक पॉजिटिव फैक्टर ही बोलूंगा, क्योंकि अगर ये गिरा जरूर है लेकिन अगर कंपनी के एक्सपेंसिव नहीं होते तो यही अगर नहीं आपको 10% दिख रहा होता आरओसी, और अगर कंपनी की आरओई की बात करूं तो वो भी आपको 6-7% नजर आता, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसिव के चलते आपको ये नजर आ रहा है। अब अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करूं तो ये देखिए, ये भी नेट प्रॉफिट से निकलता है, तो इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन ये सब चीजें पॉजिटिव है, तो ये आपको नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि इसके अंदर कोविड के चलते कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, उसी के चलते आपको ये सब रेशियो गिरे हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए, अगर मैं कंपनी के करंट रेशियो की बात करूं तो देखिए, पिछले 2018 में कंपनी का जो करंट रेशियो था वो था 2.84, उसके बाद लगभग 0.25 की बढ़ोतरी देखने को मिली, उसके बाद वापिस 0.22 की गिरावट देखने को यहाँ पर मिल गई है। देखिए, कंपनी का करंट रेशियो जो खासा अच्छा है, तो भी कंपनी ने अपने शेयर्स को प्लेज क्यों किया हुआ है, इसका रीजन मेरे को नहीं पता है। लेकिन अगर देखिए, क्योंकि कंपनी ने शेयर्स क्यों प्लेज किए इसका रीजन कोई बताता नहीं है। लेकिन ये जो डेटा है ये मार्च 2020 तक का है, तो उसके बाद बाई चांस कंपनी का धंधा इतना हुआ नहीं हो, कंपनी के पास कितना कैश नहीं आया हो, तो उसी के चलते कंपनी ने अपने शेयर्स को प्लेज करवाया हो। देखिए, अगर मार्च 2020 तक की बात की जाए तो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन खासी अच्छी है, और यहाँ पर तो ऐसा नजर आ रहा है कि कंपनी एक बढ़िया पोजीशन पे और अपनी लिक्विडिटी पोजीशन में उसमें कोई भी दिक्कतें नजर नहीं आ रही है। अब रही बात क्विक रेशियो की, तो क्विक रेशियो भी कंपनी का खासा बढ़िया लग रहा है। अगर मैं मार्च 2020 तक की बात करूं तो देखिए, मार्च 2020 तक तो कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से बाई चांस कंपनी के पास कैश इनफ्लो नहीं हुआ होगा, उसी के चलते कंपनी ने अपने शेयर्स को प्लेज किया और अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उसका यूज किया जा रहा है। अब ये देखिए, अगर मैं कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं तो ये एक बढ़िया फैक्टर है, और मेरे ख्याल से ये एक फैक्टर है जिसके चलते ये शेयर आपको इंडस्ट्री से भी महंगा मिल रहा है, और इसका जो प्राइस टू बुक रेशियो निकल कर आता है वो भी महंगा निकल कर आता है। देखिए, मार्च 2018 में कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.15 था, फिर इस साल तो वो सिर्फ 0.09 हो गया है। तो देखिए, कंपनी एक तरीके से देखा जाए बिल्कुल कम कंपनी ने उधारी ले रखी है, ये एक बढ़िया फैक्टर है। इसीलिए ये टाटा ग्रुप में मेन बात यही है कि इनके अंदर मोस्टली मतलब इनकी जो कंपनी है वो उनके अंदर उधारी बहुत नी के बराबर है। तो देखिए, अगर कंपनी धीरे धीरे करके अगर डेट फ्री हो जाती है तो वो वैसे ही अपने आप को एक प्रीमियम वैल्यूएशन वाले शेयर बना देती है, क्योंकि जो कंपनियां डेट फ्री होती है वो साधारण सी बात है कि वो आपको महंगे रेटों पे मिलेगा एज कंपेयर टू इनका डेट ज्यादा है। और अगर कंपनी का डेट नी के बराबर है
तो हमको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने की भी जरूरत नहीं है। ये देखिए, तो भी ये यहाँ पर आपको ये भी 14.92 का कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी है। ये भी आपको संकेत देता है कि कंपनी का डेट नी के बराबर है, और मेरे ख्याल से आने वाले 3-4 सालों में टाटा कंज्यूमर आपको क्या कहते हैं कि डेट फ्री होता हुआ भी नजर आएगा। अब ये देखिए, अगर मैं कंपनी के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के सेल्स परसेंटेज की बात करूं पिछले 3 साल से, तो 2018 में तो ये माइनस में था, जबकि 2019 में ये फिर 3% हो गया। मतलब 5 और 3 8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला सेल्स में। फिर ये यहाँ से हो गया 12% के लगभग, तो यहाँ से आपको फिर से 9% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल गया। लेकिन अगर आप इसके नेट प्रॉफिट के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में देखोगे, तो पिछले साल के मुकाबले जो ये खासा गिरा है, और बहुत भयंकर गिरा है। लेकिन आप सभी को पता है कि कंपनी के एक्सपेंसेस की वजह ये ज्यादा हो गया है। लेकिन ये मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं, लेकिन सबका रीजन यही है। अब ये देखिए, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जिसका कि रेट अभी मार्केट में चल रहा है 540 रुपए, और ये आज ही मोटा मोटा 2% का मूवमेंट इसने आज ही दिया है। अब अगर इसके मैं ऑल टाइम हाई की बात करूं, तो इसका 591 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई से इसको कंपेयर करूं, तो 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है आपको टाटा कंज्यूमर। तो ये एक प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, मतलब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का धंधा खासा बढ़िया है, उसमें फ्यूचर में ग्रोथ भी है। और अगर देखा जाए तो देखिए, अगर इंडिया की मैं बात करूं, तो इंडिया में चाय कॉफी बिकना कभी भी बंद नहीं होगा, और मेन क्या, कंपनी पानी को भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये तीनों जो मेन इसके प्रोडक्ट्स हैं, वो मार्केट में कभी भी बिकना बंद नहीं होंगे। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ है, और मेरे ख्याल से ये शेयर थोड़ा महंगा आपको मिलेगा। लेकिन तो भी इसका अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना है, तो आपको इसको 500 रुपये पे बाय करना चाहिए। 500 रुपये पे ये शेयर एक बहुत बढ़िया शेयर है, और मेरे ख्याल से आपको इसको 500 रुपये पे बाय करना चाहिए। और रही बात आपको इसमें कितने समय तक, देखिए अगर आप एकदम अच्छे से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं, और 500 रुपये पे इसका फर्स्ट बाय बनता है। अगर वहां से ये और गिरता है, तो आपको इसको डिप डिप में, जितना भी ये गिरता है उतना आपको इसको डिप डिप में बाय करते रहना चाहिए। देखिए, कंपनी में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसको कल इसी प्राइस पर भी आप अगर आप बाय करते हो, तो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये बढ़िया है। लेकिन अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तो इसीलिए ये भी अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बात होती है कि एक परफेक्ट प्राइस को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम एक काम ये कर सकते हैं कि किसी प्राइस पे उस शेयर को बाय करके, उसके बाद वो जितना गिर रहा है, तो उसको फिर से हम खरीद सके, ऐसा हम काम कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल्स हमको पता है कि कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी कहीं जाएगी नहीं। तो इसीलिए अगर आप कोई भी शेयर में पैसा डाल रहे हो, महंगे रेट पे ले भी लिया, तो वो वहां से जितना गिरता है, तो उस पर आप डिप डिप पे बाय करते रहिए। तो उससे क्या होगा, आपका एवरेज प्राइस बढ़िया हो जाएगा, और आपका क्या कहते हैं कि जो एक बढ़िया प्राइस होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी आपका बढ़िया निकल कर आ जाएगा। तो मैं होप करता हूं कि आपको टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको किसी और कंपनी का एनालिसिस भी अगर आपको चाहिए हो, तो आप उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूं। ओके, थैंक यू।